दोस्तों नमस्कार। आज मैं ये वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए लाया हूँ और आपसे कुछ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप जानें, और वो है ओपीएस। आज काफ़ी वर्षों से ओपीएस की लड़ाई जो कर्मचारी हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हों या राज्य कर्मचारी हों, वो काफ़ी दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये जानकारी हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं ताकि आप सभी बातों को अच्छी तरह समझ सकें। आज मैं इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कमेटी ने 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है और उसका मुख्य मुद्दा है एनपीएस को हटाना और जो रिक्तियां हैं, सभी विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उस पर बहाली नहीं हो रही है, उस पर भर्ती के लिए वो सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है और विभिन्न जगह सभाएं की जा रही है। और सिग्नेचर कैंपेन चलाने का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार अब ध्यान नहीं दे रही है, अब सीधे महामहिम राष्ट्रपति से इसके लिए गुहार लगाया जा रहा है। ओपीएस पर कोई बात को आगे बढ़ाने से पहले हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का एक स्टेटमेंट मैं याद दिलाना चाहता हूं। उनका कहना था कि जब कुछ कर्मचारियों का समुदाय ओपीएस की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने जो दलीलें दी तो उन पर उसका तर्क था कि सरकार कर्मचारी को, अपने कर्मचारियों को क्या देगी, क्या नहीं देगी, कितना वेतन देगी, कितना पेंशन देगी, क्या नहीं, वो कैसे देगी, ये सारी चीज़ें सरकार तय करेगी, ये कोर्ट तय नहीं करेगा, ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। बात भी सही है। देश की जनता सरकार चुनती है और सरकार ही यह निर्धारित करती है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी, कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, कैसा यातायात व्यवस्था होगा, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल कैसे होंगे, वातावरण कैसा होगा, प्रदूषित होगा या स्वच्छ होगा, लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये सब सरकार ही तय करती है। लेकिन यह भी सच है कि सरकार को जनता चुनती है, इसलिए सरकार को जनता के हिसाब से काम करना होता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती और ख़ासियत है। इसी तरह कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश में एक नेताजी विधानसभा में बोल गए ओपीएस के बारे में कि जब ओपीएस पर वहाँ के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे तो नेताजी बोल गए विधानसभा में कि नेताओं को ओपीएस मिलता है, अगर आपको ओपीएस चाहिए तो आप नेता बन जाइए, छोड़ दीजिए नौकरी। तो इस तरह का स्टेटमेंट लोग समय समय पर देते आ रहे हैं। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि पेंशन क्यों लागू की जानी चाहिए, और इस बात को समझने के लिए हम सभी पक्ष पर चर्चा करेंगे। एक पक्ष है सरकार का पक्ष, दूसरा पक्ष है कर्मचारी का पक्ष, तीसरी बात है दोनों पक्ष का अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है, क्या नज़दीकी है, उस पर अर्थव्यवस्था पर से उसका क्या लेना देना है, और पुरानी व्यवस्था और नया स्कीम जो है वो क्या है। तो इन चार बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले कर्मचारी का पक्ष लेते हैं। कर्मचारियों का मांग है कि ओपीएस लागू होना चाहिए, एनपीएस को समाप्त किया जाना चाहिए। तो इसका आधार क्या है? तो पहला, भारत जन कल्याणकारी राज्य है। इसके लिए बुढ़ापे में भी जब आपके पास कोई काम नहीं होगा, आपके पास कोई आय का साधन नहीं होगा, आप काम करने लायक नहीं होंगे, आप कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकते हैं, इस स्थिति में होंगे, तब भी आपको रोटी, कपड़ा, मकान और सबसे ज़्यादा इलाज के लिए खर्च की आवश्यकता होगी। और जब आप पूरा जीवन जहां नौकरी किए वहाँ से अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगा बुढ़ापे में, तो आप अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए पेंशन होना अनिवार्य है। पेंशन इसलिए भी मिलना चाहिए कि पेंशन आप सैनिकों को दे रहे हैं, पेंशन राजनेताओं को दे रहे हैं। राजनेताओं को तो 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन मिलता है, वो भी तब जब वो सिर्फ शपथ ग्रहण कर लेते हैं तो वो पेंशन के हकदार हो जाते हैं। और एक कर्मचारी जो पूरा जीवन नौकरी करता है और उसके लिए आप पेंशन ख़त्म कर दिए हैं। एक्चुअली ये एनपीएस जो है वो नो पेंशन स्कीम है।
वो ना न्यू पेंशन स्कीम है ना नेशनल पेंशन स्कीम है, वो नो पेंशन स्कीम है। इसको नो पेंशन स्कीम इसलिए कहते हैं, पीएफआरडीए की धारा 20 में स्पष्ट है कि सरकार की ओर से किसी प्रकार की गारंटी नहीं दी जाएगी कि उत्पादन के क्रेता यानी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट अथवा मृत्यु होने पर क्या मिलेगा। यह पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित है। हमारा पैसा हमसे लेकर के सरकार पूंजीपतियों को बिजनेस करने के लिए दे देती है। हमारा पैसा से पूंजीपति दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा, और जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हमको एक जीने के लायक जीविकोपार्जन के लिए जो एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए वो भी हमको नहीं देने का कोई गारंटी है। 1982 में पेंशन के मामले में एक वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ। उसमें डीए नकारा बराम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में कहा कि पेंशन कोई कृपा या अनुदान नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों द्वारा अतीत में की गई सेवा के एवज में रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए नियोजकों की तरफ से दी जाने वाली राशि की गारंटी है, जो सरकार और नियोजक के लिए बाध्यकारी है। कहने का मतलब कि पेंशन न तो कोई दान है, न कोई इनाम है, न कोई मेहरबानी है जो मालिक की मर्जी पर निर्भर हो। यह एक्स ग्रेसिया भुगतान भी नहीं है, बल्कि यह अतीत में दी गई सेवाओं का विलंब से किया गया भुगतान है, जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बार बार मजदूरों का विलंबित वेतन कहा, जिन्होंने जीवन के अच्छे दिनों में अपने मालिकों के लिए पसीना बहाया। पेंशन इसलिए भी जरूरी है कि संविधान में समानता का सिद्धांत लागू किया है। समानता का अधिकार सबको है। आप एक तरफ आर्म्ड फोर्सेस को देंगे, सैनिकों को देंगे, और दूसरे नेताओं को देंगे, और दूसरे तरफ जो कर्मचारी जीवन भर नौकरी किया, जीवन भर देश का काम किया, जीवन भर उसके बगैर ना एग्जीक्यूटिव का काम चल सकता है, ना विधायिका का काम चल सकता है, ना न्यायपालिका का काम चल सकता है। इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसका कोई गारंटी नहीं है, उसको आप पेंशन से अलग कर दिए हैं। तो ये दो तरफा बात नहीं हो सकता है। समानता का सिद्धांत कहता है कि सबके लिए समान व्यवस्था होगी। अगर उसने सैनिकों को और नेताओं को आप पेंशन दे सकते हैं तो बाकी कर्मचारियों को भी देना होगा। सरकारी कर्मचारी ओपीएस ही क्यों चाहते हैं, एनपीएस क्यों नहीं चाहते हैं, इस पर अभी हमने बताया। लेकिन आप देखिए, यह एक बहुत बड़ा माने स्कैम है। कर्मचारियों से अंशदान के रूप में पैसा लेना है, और कर्मचारियों के बेनिफिट के नाम पे सरकार उसमें और 14% जोड़ती है, और दोनों मिला के पूंजीपतियों के बीच में बांट देती है। उससे पूंजीपति दिन दुना रात चौगुना तरक्की करते हैं, और जब कर्मचारी रिटायर कर जाएं तो उसके बदले में उसको एक गारंटी भी नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा एक स्कैम है। ये पूंजीपतियों के लिए है, ना कि कर्मचारियों के लिए। इससे सरकार का भी फायदा नहीं है, बाजार को, अर्थव्यवस्था को, देश को, किसी को फायदा नहीं है एनपीएस से। जबकि ओपीएस से पूरे देश को फायदा है, अर्थव्यवस्था को फायदा मिलता है, बाजार को फायदा मिलता है, जो व्यवसायी हैं उनको फायदा मिलता है। एनपीएस अगर हमारे सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलता है तो वो पेंशन का पैसा रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? बाजार में खर्च करेंगे। बाजार में खर्च करेंगे तो दुकानदारों के पास ही तो जाएगा पैसा, और वो जब दुकानदारों के पास जाएगा, बाजार में जाएगा, तो वो पैसा देश की इकोनॉमी के लिए के काम आएगा। जो बड़े पूंजीपति दिन रात मुनाफा कमा रहे हैं उनको विभिन्न तरह का छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पर यह बात कि अर्थव्यवस्था ओपीएस लाने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, ये पूरा का पूरा गलत साबित होता है। हम देखते हैं कि एनपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए है ही नहीं, वो पूंजीपतियों के लिए है। वो पूंजीपतियों को धन मुहैया कराने का एक बहुत बड़ा साधन बना हुआ है, और इसका एक अपना इतिहास है जिस पर हम दूसरे किसी समय में चर्चा करेंगे, और विभिन्न एक्सपर्ट का राय लेंगे, और एक कहानी बताएंगे कि ये जो एनपीएस आया कैसे आया और कहाँ से आया, एक्चुअली इसका सोर्स क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये विचार कहाँ से आया। ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी देश में जब लागू हुई तो इसका जन्म हुआ, और कैसे कहाँ से आया इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अभी काम की बात जल्दी से करके, और अगले वीडियो में इस पर कभी मौका मिलेगा तो हम इस पर बात करेंगे। अच्छा,
देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। सरकार का पक्ष अब जान लीजिए। सरकार कहती है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। सरकारी अर्थशास्त्री लोग इसे जनता से जोड़कर कहते हैं कि पेंशन टैक्स पेयरों पर बोझ बढ़ेगा, इससे विकास का काम प्रभावित होगा। सरकार कहती है कि PFRDA के नियम नहीं बदल सकते। अब आप बताइए, पेंशन से टैक्स पेयर पर कैसे बोझ बढ़ेगा? कर्मचारी जिंदगी भर काम किया, वो जिंदगी भर इनकम टैक्स दिया, उस रेशियो में क्या कोई दूसरा समुदाय इनकम टैक्स देता है? कोई नहीं देता। सरकारी कर्मचारी है जो जितना उसका सैलरी होता है उस हिसाब से पहले सरकार ही जोड़ के पैसा काट लेती है। टैक्स पेयरों पर बोझ कैसे बढ़ेगा? सरकारी कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट के बाद जब पैसा होगा तो वो पैसा बाजार में सर्कुलेट होगा, वो पैसा बाजार में जाएगा, सरकार के जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और आप विकास किसको कहते हैं? विकास पर कहते हैं कि विकास प्रभावित होगा। विकास किसको कहते हैं? विकास का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। विकास का मतलब होता है आदमी कितना खर्च कर रहा है। विकास का मतलब होता है कि आदमी कितना कैसा भोजन कर रहा है, उसका रहन सहन कैसा है। विकास का मतलब होता है कि आदमी का खान पान किस स्तर का है। और जब एक आदमी जो अच्छी खासी सैलरी पूरा ज़िंदगी मिला है और लास्ट में जब उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या वो सब चीज़ मेंटेन कर पाएगा? क्या वो उसका रहन सहन का स्तर अच्छा रह पाएगा? क्या उसका खान पान का स्तर अच्छा रह पाएगा? क्या उसका स्वास्थ्य का स्तर अच्छा रह पाएगा? जब ये सब अच्छा नहीं रहेगा तो जो सूचकांक है, विकास का सूचकांक है, वो उसमें भारत की स्थिति कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अगर लोगों के पास पेंशन का पैसा रहेगा तो सब चीज़ अच्छा रहेगा, और जब अच्छा रहेगा तो विकास दर हमारा अच्छा कहलाएगा। जो दुनिया का जो सूचकांक है, जो अब सरकार कहती है कि PFRDA के नियम नहीं बदल सकते हैं, ये बेतुका सा बहाना है। अभी आप संविधान बदल सकते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट बदल सकते हैं, बाकी सब कानून बदल सकते हैं, और PFRDA का नियम नहीं बदल सकते हैं। रोज नया नया कानून ला सकते हैं। अभी जो लोग कोर्ट से लड़के और पेंशन पाया, उसको आप कैसे पैसा दे रहे हैं? उसको कैसे OPS में ले आए, और बाकी लोगों को नहीं ला सकते हैं? तो ये सब बेतुकी बात है, और यही समय है कि अब सरकार से हिसाब मांगा जाए कि आप चाहते क्या हैं, किसके लिए काम करना चाहते हैं। क्या सरकारी कर्मचारी देश के नागरिक नहीं हैं? क्या सरकारी कर्मचारियों को अपना अधिकार नहीं है? आप हर सुख सुविधा बड़े लोगों को, बड़े पूंजीपतियों को ही देंगे। राजनेताओं को 2, 3, 4 पेंशन से बोझ नहीं बढ़ रहा है। 16-16 लाख करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों का माफ़ कर दे रहे हैं, तो टैक्स पेयरों पर बोझ नहीं बढ़ रहा है। 1-1 रुपया इनकम होता है, 1-1 रुपया पर टैक्स जोड़ के देता है। और बड़े बड़े पूंजीपति जो दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, उनको 5-5 लाख रुपया टैक्स माफ़ कर दे रहे हैं। तो इससे देश पर बोझ नहीं बढ़ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था, देश नया नया था, तो आज़ादी के बाद बहुत सारी चुनौतियां थी। तो सरकारी स्कूल खुल रहे थे, कॉलेज खुल रहे थे, नए नए फैक्ट्री लग रहे थे, नए नए संस्थान बन रहे थे, IIT, IIM, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, और बड़ी बड़ी कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, महारत्न कंपनियां, कितनी सैकड़ों कंपनियां लगी। और आज ये सब नहीं हो रहा है। आज इस सब से सरकार हाथ पीछे खींच रही है। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ा सवाल है। जो अर्थशास्त्री और नेता टीवी पर आके पेंशन के खिलाफ बोलते हैं, OPS के खिलाफ बोलते हैं, वो खुद बहुत मोटा पेंशन लेते हैं, और टीवी पे बैठ के सेखी बगाड़ेंगे कि पेंशन खतरनाक है, पेंशन देश के लिए हानिकारक है, अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, टैक्स पेयर पे बोझ है। अच्छा, पेंशन दुनिया भर में जो कई देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, देते हैं। नीदरलैंड और तुर्की में पेंशन को सैलरी का 102% दिया जाता है, ब्रिटेन में 29%, पुर्तगाल में 95%, इटली में 93%, और अमेरिका में 49%, और चीन में भी 83% पेंशन के रूप में दिया जाता है।